हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉर्नियल अल्सर। अल्सर होता क्या है? अगर मान लीजिए आपको पता है सबसे पहले कि कॉर्निया में 5 लेयर होते हैं, ए बी सी डी ई। एंटीरियर इपिथेलियम, फिर बी से बोमेंस मेम्ब्रेन, सी से कॉर्निया स्ट्रोमा, डी से डेसिमेंट मेम्ब्रेन, ई से इंडोथेलियम। अगर कॉर्निया के इपिथेलियम में क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूएशन हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, क्यों? तो सेल के नेक्रोसिस, सेल के मर जाने के कारण, तो उसको हम कहते हैं कॉर्निया अल्सर। ठीक है, तो कॉर्निया अल्सर क्या हुआ? लोकल नेक्रोसिस ऑफ कॉर्नियल टिश्यू। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब इसमें मेनली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोपायन। इसका मतलब क्या होंगे? इसमें पस फॉर्मेशन होता है। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्सर में स्प्रेड टू इन्वॉल्व द बीथ ऑफ कॉर्निया, जिसके कारण क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर में आपको पस दिखेगा, जिसको कहते हैं हाइपोपायन। ये हाइपोपायन आता कैसे है? तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ WBC। अब देखिए कहीं पर भी कोई डिजीज होता है तो हमारा WBC क्या करने जाता है? डिफेंस करने जाता है। लेकिन डिजीज ज़्यादा मजबूत हो जाता है एज कंपेरिजन टू WBC, तो WBC मरने लगते हैं। तो उसी के कारण पस का फॉर्मेशन होता है, और ये मेनली कंट्रा इंडिकेशन होता है। इसमें हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी अर्ली सिम्टम की बात करें तो अर्ली सिम्टम में हो जाएगा फोटोफोबिया। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि हमारा आई लाइट सेंसिटिव हो जाता है। जब लाइट में जाता है तो हमारी आंखें बंद होने लगती है। अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम पूछे तो पेन, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इसका टाइप, इसके मेनली 4 टाइप हैं जो हमें पढ़ना है। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, फंगल कॉर्नियल अल्सर, वायरल कॉर्नियल अल्सर और एकेंथ अमीबा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके इटियोलॉजी। इटियोलॉजी अभी बताया। इटियोलॉजी कौन कौन सा है? या तो इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा। इन्फेक्शन में कौन सा? तो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या एकेंथ अमीबा। बैक्टीरिया में कौन कौन सा? तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और भी क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा इटियोलॉजी क्या है? बुलस केराटोपैथी। इसमें क्या होता है, हमारा जो कॉर्निया है वो परमानेंटली स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। उसके बाद क्या है? सिकाट्राइसियल फेमपिगॉइड। अब ये क्या होता है? ये एक रेयर डिजीज है। ये होता क्यों है? तो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून ब्लीचिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, मेनली कि ये आपके स्किन को सिर्फ अफेक्ट करता है, या तो म्यूकस मेम्ब्रेन को, या स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को अफेक्ट करता है। तो होता क्या है, इसमें अस्कार आ जाते हैं। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो उसको मेम्ब्रेन पेम फिगॉइड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं? तो ये होता है या तो ड्रग्स लेने के कारण या आई ड्रॉप लेने के कारण, मेनली ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? कॉर्निया ट्रॉमा के कारण होगा। कॉर्निया में चोट लग गया हो, कॉर्निया में फॉरेन बॉडी आ गए हों, या आप सोते समय कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर लिए हों, या कॉन्टैक्ट लेंस को आप सही से साफ़ नहीं किए हों, तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉर्निया में फॉरेन बॉडी आ जाएगा। विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण भी कॉर्निया अल्सर होता है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के कारण भी होता है। आईलिड में इंट्रोपी हो जाने के कारण, जैसे कि इंट्रोपियन, ट्राइकियासिस, कॉर्निया एक्सपोजर ड्यू टू इनकम्प्लीट आईलिड क्लोजर, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के कारण भी होता है। मोस्ट कॉमन सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिक डिसऑर्डर कौन सा है? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अगर इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या होगा? आई पेन करेगा,
ऐसा लगेगा कि हमारे आई में कुछ है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, आँख से आंसू आएंगे। अल्सर बिगिंग होता है तो जो हमारा कॉर्निया है वो डल लगने लगता है, ग्रेइश हो जाता है और उसके चारों तरफ सुपरफिशियल ओपासिटी आ जाते हैं। ये मेनली क्यों होता है? तो नेक्रोसिस के कारण होता है और एक्सकावेटेड अल्सर के कारण होता है। और भी क्या देखने को मिलेगा? तो आपको सर्कमकोर्नियल हाइपरेमिया देखने को मिलेगा, ब्लड मिलेगा आपको देखने को कि ब्लड वेसल्स मेनली लिम्बस की ओर से ग्रो कर रहे हैं कॉर्निया की तरफ। इसको क्या कहते हैं? कॉर्नियल नन वेस्कुलाइजेशन। ठीक है। अल्सर नियो वेस्कुलाइजेशन, सॉरी। अल्सर है ना, वो बाद में स्प्रेड करके कॉर्निया के अंदर भी जा सकता है और इसके कारण पस अपीयर होगा एंटीरियर चैम्बर में, जिसको हाइपोपायन भी कहते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इरिडोसाइक्लाइटिस मतलब आइरिस और सीरियली मसल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कॉर्निया में पल्फोरेशन हो जाएगा। ठीक है। जो अल्सर हील भी होता है ना, तो स्कार टिश्यू के साथ होता है, जिसको हम ओपासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हमारा जो विजन है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब जब बात है ना कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन होगा? तो वो होता है एकैंथअमीबा। इसमें मेनली सीडोमोनास ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एकैंथअमीबा। जो एकैंथअमीबा होता है ना, वो अटैक करता है कॉन्टैक्ट लेंस को, जो मेनली वॉश करते हैं विथ वाटर। मतलब कि कॉन्टैक्ट लेंस को वॉश करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड आता है, लेकिन वो इस लिक्विड का यूज ना करके वाटर का यूज करते हैं। तब उनमें कौन सा मेनली अल्सर हो सकता है? एकैंथअमीबा अल्सर हो सकता है। ये अल्सर होता है ना, मेनली रिंग शेप का होता है और इसमें क्या होता है? पेन आता है और ये फॉर्म करता है सीडोडेंड्राइट। क्या फॉर्म करता है? सीडोडेंड्राइट फॉर्म करता है। तो अगर कोई पूछेंगे कि किस अल्सर में सीडोडेंड्राइट फॉर्म होता है, तो कौन सा हो जाएगा? एकैंथअमीबा। देखिए, डेंड्राइट इस तरह से फॉर्म होता है, सीडो मतलब पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं होना डेंड्राइट का। समझिए। चलिए, अब सेकंड में आते हैं, बैक्टीरियल केराटिटिस। तो अब ये बैक्टीरियल केराटिटिस है क्या? तो बैक्टीरियल केराटिटिस ये मेनली प्रेजेंट होता है एक्यूट मतलब विद इन 24 आवर्स में। इसमें क्या होता है? इसमें पेन होगा, फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया कहने का मतलब लाइट सेंसिटिव आई हो जाएगा, टीयरिंग वाला फीलिंग होगा और बैक्टीरिया है तो पस का तो डिस्चार्ज होगा ही, विजन रेड्यूस हो जाएगा। तो अगर कोई बोलेगा पूरे दुनिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बैक्टीरिया केराटिटिस का, तो वो हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्या? एस ऑरियस। ठीक है, पूरी दुनिया में। अगर इंडिया में पूछेगा तो हो जाएगा नीमोकोकस। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम? और अगर नीमोकोकस के साथ अगर हाइपोपायोन भी देखा गया तो उसको कहेंगे नीमोकोकल अल्सर। ठीक है। अब इसको बढ़ाता कौन है? तो जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी हमारे आई में आ गया, या हम कॉन्टैक्ट लेंस पहन कर सो गए, या आँख में ट्रॉमा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल केराटिटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, कभी कभी पेनिट्रेट होके जा सकता है हमारे कॉर्निया के इपिथेलियम में, मतलब वहाँ जाके परमानेंट सेटल हो सकता है। वो कौन कौन सा है? कॉर्नी बैक्टीरिया, गोनोकोकस, मेनिंगोकोकस, हेमोफिलस, लिस्टेरिया और सीगेला। ठीक है। इसमें मेनली वाइटिस येलो स्ट्रोमा इनफिल्ट्रेट होता है अंडर द इपिथेलियल डिफेक्ट। और इसके साथ साथ क्या होता है? एंटीरियर चैम्बर में आपको रिएक्शन भी मिलेगा। इसके साथ साथ कंजक्टिवा में इंजेक्शन भी होता है, जिसके कारण स्ट्रोमा और इपिथेलिया फूल जाता है और हाइपोपायन होते हैं। अगर एंटीरियर चैम्बर में ये चला जाए तो ये होता क्यों है? तो स्ट्रोमा के नेक्रोसिस के कारण होता है। ये डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करेंगे कि बैक्टीरियल केराटिटिस है?
पहले केरातिटिस का मतलब क्या होता है। केरातिटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन कॉर्निया। किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण। यहाँ तक समझ में आया। अभी फिल्म कन्फर्मेशन पूछेगा तो फिल्म कन्फर्मेशन किस, केरातिटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। ये मेनली होता क्यों है, तो इसको कॉर्निया इदीमा या कॉर्निया इन्फिल्ट्रेशन या सिलियली कंजेशन, इन तीनों कारणों से होता है। तो ये दो तरह का होता है, या तो अल्सरेटिव होगा जिसको हम कॉर्निया अल्सर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, या दूसरा नॉन अल्सरेटिव होगा। तो अल्सरेटिव अभी पढ़ रहे हैं, तो अल्सर क्या होता है, तो अभी आपको बताया था ब्रेक डाउन इन द एपिथेलियम, इसको अल्सर कहते हैं। इसमें मेनली इदीमा और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन के कारण आता है। बैक्टीरियल केरातिटिस, बैक्टीरिया के कारण जो कॉर्निया में अल्सर होता है, इसमें मेनली अगर इटियोलॉजी पता करें तो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि जो एपिथेलियम है वो इंटैक्ट रह जाता है, अभी बताया था ना, इंटैक्ट रह जाता है, वो मेनली किसके कारण होता है, तो निसेरिया गोनोरिया। बहुत सारे हैं जो अभी पहले बताया, लेकिन जो मेन है वो है निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया मेनिंजाइटिस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये तीनों मेन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको कॉर्निया का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, तभी तो पता चलेगा ना पिक्चर्स में। देखिए, ये स्क्लेरा होता है सबसे ऊपर वाला लेयर, और उसके आगे ये कॉर्निया होता है। कॉर्निया की बात करें तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 45 रिफ्रैक्टिव पावर 45 डायोप्टर होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.376 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस से पहले इसके कन्फर्मेशन की बात करते हैं। तो इसका कन्फर्मेशन मेनली पॉजिटिव कल्चर के द्वारा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कन्फर्म हम कल्चर के द्वारा ही करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं इसके 4 स्टेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो पहला स्टेज है उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है, तो मेनली इंजरी एपिथेलियम सेल में होता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्या होता है, पीएमएन सेल इनफिल्ट्रेट करता है। अभी पीएमएन सेल क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेट करता है, जिसके कारण इदीमा होती है और जिसके कारण येलोइश वाइट कॉर्निया ओपासिटी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेज को एक्टिव अल्सरेशन स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली जो एपिथेलियम सेल है उसका नेक्रोसिस और स्लफ ऑफ होने लगता है। इसका क्या मतलब है कि एपिथेलियम धीरे धीरे मरने लगेगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, और धीरे धीरे वो पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। तीसरा स्टेज को हम कहते हैं रिग्रेसिव स्टेज। कौन सा स्टेज, रिग्रेसिव स्टेज। इसके डिस्कस करने के पहले एक्टिव स्टेज में कुछ और भी होता है, जैसे कि सिलिका फॉर्मेशन। अब ये क्या है, इसमें मेनली क्या होता है ना, ये पता चलता है कि अब जो हमारा अल्सरेशन हो रहा है वो डीप एरिया में जा रहा है। सिर्फ इसमें मेनली एपिथेलियम और स्ट्रोमा दोनों अब प्रेजेंट नहीं रहता है, सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ग्लोब को ये रैप्चर से बचाता है, परफोरेशन। और उसके बाद तीसरा क्या है, तो तीसरा है ये लिकोमा का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब आते हैं रिग्रेसिव स्टेज में। रिग्रेसिव स्टेज होता क्या है, तो ये मेनली हमारे साइन और सिम्टम के इम्प्रूवमेंट का एक करेक्टरिस्टिक है। तो कैसे पता चलता है, तो मेनली इसमें क्या होता है ना, जो अल्सर है उसके चारों तरफ ल्यूकोसाइट एक लाइन डेवलप करता है, जिसको डिमार्केशन लाइन कहते हैं, ताकि उसको बाद में क्या कर सके, ट्रीट कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है जो स्टेज, चौथा स्टेज, उसको कहते हैं कीकाट्राइजेशन स्टेज। इसको दूसरा नाम में हीलिंग स्टेज भी कहते हैं। हीलिंग स्टेज कहने का क्या मतलब है, कि इसमें मेनली जो अल्सर एरिया है वहाँ पर इपिथेलाइजेशन हो रहा है, मतलब इपिथेलियम सेल आ रहा है, जो मेनली नेक्रोटिक स्ट्रोमा को या क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। किसके द्वारा, तो फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा, और स्कार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो किस टाइप का स्कार होगा, नेबुला
मैकुला और ल्यूकोमा, ये सब का फॉर्मेशन होगा। ल्यूकोमा मेनली ऐसे कॉर्निया में वाइट स्टॉक। जब हम साइन और सिम्टम की बात कर रहे हैं तो पेन होगा, फोटोफोबिया मतलब लाइट में आँख क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, विजन ब्लर हो जाएगा, आई रेड हो जाएगा, आई से बहुत सारा पानी आएगा, लैक्रिमेशन होगा। ठीक है, अब बैक्टीरिया केराटिटिस का साइन क्या है? तो सबसे पहला साइन हाइपोपायन। क्या? हाइपोपायन। अगर अल्सरेशन अंदर की ओर चला जाए तो क्या होगा? एंटीरियर चैम्बर में मेनली पस जमा हो जाता है। देखिए किस तरह से ये क्या हुआ है, एंटीरियर चैम्बर में पस जमा हो गया है, इसी को हाइपोपायन कहते हैं। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा एस्टेराइल, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया नहीं होंगे। और क्या होगा? तो मेनली इसमें स्वेलिंग होता है लीड में, जिसका जो डिग्री है ना वो चेंज होता है। ये ऐसा क्यों होता है? तब ब्रेफालो अस्पाज मतलब जो आईलिड होता है ना उसके मसल में अस्पाज्म हो जाने के कारण। कंजक्टिवा में ये क्या होगा? ईचिंग होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कंजक्टिवल हाइपरेमिया भी हो जाता है। कंजक्टिवा में बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं, सिलियरी कॉन्जेशन हो जाता है। कॉर्निया में अल्सर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इपिथेलियल डिफेक्ट चालू होता है, जिसके कारण चारों तरफ ग्रेइश वाइट क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेट जमा हो जाता है, जो अर्ली स्टेज में है। कैसा? ग्रेइश वाइट सर्कमस्क्राइब्ड इनफिल्ट्रेट। बाद में ये जो इपिथेलियल डिफेक्ट है वो बड़ा होगा, स्ट्रोमा में इदीमा लाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैसा देगा? येलोइश वाइट एरिया देगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो मार्जिन है ना वो भी धीरे धीरे स्वेलन करने लगेगा। अब जो अल्सर का फ्लोअर है उसमें मेनली नेक्रोटिक मटेरियल आपको मिलेंगे, और जो इदीमा है वो अल्सर को चारों तरफ से क्या करने लगेगा? सराउंडिंग करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? तो जब मैनेज की बात आती है, ट्रीटमेंट की बात आती है, तो मेनली पहले हम रूल आउट करते हैं कि ये लैक्रिमल सैक इन्फेक्शन है कि नहीं है। कैसे? तो अल्सर का स्टेनिंग करवा के लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें मेनली माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, और पॉजिटिव कल्चर करते हैं। जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं? तो इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? मेनली लोकल एंटीबायोटिक, नॉन स्पेसिफिक और जनरल मेजर्स। इसमें क्या क्या आता है? ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक में हम क्या देते हैं? तो सेफाजोलिन प्लस टोब्रामाइसिन देते हैं, जो एवरी 15 से 30 मिनट पे दिया जाता है। और भी क्या दे सकते हैं? वैंकोमाइसिन और सिप्रोफ्लोक्साजिन दे सकते हैं। इसके साथ साथ सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक भी देते हैं। नॉन स्पेसिफिक में साइक्लोप्लेजिक, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, विटामिन ए बी सी देते हैं। और जनरल मेजर्स में हॉट फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं, डार्क गूगल्स यूज करते हैं, रेस्ट करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं और फ्रेश एयर यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया? बैक्टीरिया केराटिसिस खत्म हुआ। बैक्टीरिया केराटिसिस के बारे में बता दिए। इसमें क्या होता है? इनफिल्ट्रेट होता है और सॉलिड पोडल होता है। अब आते हैं फंगल केराटिटिस के बारे में। इसका क्या मतलब हुआ? फंगस के कारण मेनली कॉर्निया में इन्फ्लामेशन होना। इसमें मेनली कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है। तो सिम्टम होता क्या है? इसमें पहले कौन कौन सा फंगस के कारण होता है? तो एस्परगिलस, कौन सा? एस्परगिलस के कारण होता है और फुसेरियम के कारण होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। और अगर कोई बोले इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन सा है, तो ज़्यादा दिन तक टॉपिकल स्टेरॉइड यूज करना या किसी ऑर्गेनिक मेथड से इंज्यूरी हो जाना। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्शन कैसा आता है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, जो मार्जिन है वो फीदरी दिखेगा, सेटेलाइट लेसन होता है। और इसमें भी हाइपोपायन दिखेगा, लेकिन हाइपोपायन क्या होंगे?
लार्ज होंगे। देखिए यहाँ पे जो हाइपोपायन है पस का जमना वो क्या है, लार्ज है। ये ओनली नन स्टेराइल हाइपोपायन है और नन मोबाइल। ये जैसे कि आई को ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएगा। जब बैक्टीरिया का कंपैरिजन करते हैं तो बैक्टीरिया में देखिए कितना कम है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। फंगल में सेटेराइट इनफिल्ट्रेट होगा, फीदर बजी बॉर्डर होंगे और लार्ज हाइपोपायन होगा। ठीक है, अब आते हैं वायरल में। यहाँ पे वायरल नहीं दिया हुआ है, लेकिन वायरल मेनली होता है HSV के कारण, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको हम हर्पेटिक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली आप कौन सा केराटिटिस देखिएगा, तो इपिथेलियल केराटिटिस या स्ट्रोमर केराटिटिस, मतलब इपिथेलियम में इन्फ्लामेशन या स्ट्रोमा में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं इपिथेलियल केराटिटिस के बारे में, तो इसमें डेंड्रेटिक अल्सर होता है। ठीक है, जिसको जियोग्राफिकल अल्सर भी कहते हैं, जिसमें अपना कॉर्निया सेंसेशन को लॉस कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेनली आपको दो चीज़ पढ़ने को मिलेगा। किसके अंदर, इपिथेलियल केराटिटिस के अंदर, न्यूरोपैरालाइटिक केराटिटिस या न्यूरोट्रोपिक केराटिटिस। फिर से लिखते हैं, न्यूरोपैरालाइसिस केराटिटिस या न्यूरोट्रोपिक केराटिटिस। अब जो न्यूरोपैरालाइटिक केराटिटिस होता है ना, वो मेनली, अब न्यूरो है मतलब क्रेनियल नर्व आएगा, तो पैरालाइसिस किसके के कारण, तो क्रेनियल नर्व 7 के कारण, और हमारा जो न्यूरोट्रोपिक है वो क्रेनियल नर्व 5 के कारण होता है। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व 7 कौन सा है, तो फेशियल नर्व पाल्सी के कारण होता है, जो मेनली सप्लाई करता है आर्बिकुलेरिस को, जो मसल होता है ना आई के चारों तरफ, उसको, ओनली मसल जो क्लोज करता है आई को, जिसके कारण क्या हो सकता है, एक्सपोजर केराटिटिस हो सकता है। अब न्यूरोट्रोपिक केराटिटिस की बात करें तो इसमें क्रेनियल नर्व 5 में पल्सी होता है, जिसके कारण कॉर्निया के सेंसेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसमें ये होता क्यों है मेनली, तो फॉरेन बॉडी आ जाता है कॉर्निया में, जिसके कारण अल्सर होता है। पहला तो आप समझ गए इपिथेलियल केराटिटिस। अब दूसरा क्या था इसके अंदर, वायरस। वायरस के अंदर दो आता है, इपिथेलियल और स्ट्रोमल। इपिथेलियल पढ़ लिया, अब स्ट्रोमल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमल में क्या होता है, तो इसमें मेनली डिस्क ऑफ इदिमा, माने जो डिस्क होता है ना उसमें इदिमा हो जाता है। हर्पेटिक स्ट्रोमल अल्सर होता है, मतलब स्ट्रोमा में हर्पिस के कारण क्या होता है, अल्सर होता है। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है, और इसमें मेनली ड्रग ऑफ कौन है, स्टेरॉयड। इसमें ट्रू डेंड्राइट फॉर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं हर्पिस जोस्टर, जिसको ये सिगेलिस भी कहते हैं। इसमें मेनली क्यों होता है, तो ये इसमें मेनली वेरिसेला वायरस के कारण होता है, जिसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मेनली रिएक्टिव माने दोबारा एक्टिव होता है डोर्मेंट स्टेज से, जब कोई इंसान ऑलरेडी कमज़ोर हो या इम्यूनो कंप्रेस्ड स्टेट में हो। जोस्टर यंगल पेशेंट में होता है, जो साइन है HIV का। ठीक है, अब इसमें एक आपको रूल पढ़ने को मिलेगा, किस में, हर्पिस जोस्टर में। कौन सा रूल, तो हुट्स सिम्पसन रूल। अब ये क्या है, इसमें मेनली हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कि जो एप्थेल्मोलॉजी में केराटिटिस हुआ है वो हर्पिस जोस्टर के कारण हुआ है। जो वेसिकल होगा टिप के नोज पे होगा, जो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन हुआ है आई में भी। इसमें क्या होता है ना, बहुत जो वेसिकल होते हैं वो नोज के टिप पे भी होते हैं और आई पे भी होते हैं, जो मेनली सप्लाई किया जाता है सेम ब्रांच ऑफ नर्व, जिसको नसोसिलियरी नर्व कहते हैं। कौन सा, नसोसिलियरी नर्व कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम विदिन 72 आवर्स से स्टार्ट करते हैं। कितना आवर्स, 72 आवर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर फेल नहीं हो, अगर ये कंडीशन फेल हो गया कि हम पहचान नहीं पाए, तो मोस्ट पेनफुल कंडीशन होगा, जिसको कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोग्लिया। क्या, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोग्लिया। ठीक है, इसमें मेनली हर्पिस जोस्टर के कारण होता है। अब इसमें कैसा डेंड्राइट दिखता है, तो स्यूडो डेंड्राइट दिखता है।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सीडोडेंड्राइट किस में दिखता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सीडोडेंड्राइट मेनली अभी हार्पिक जोस्टर में दिखा, फिर कॉन्टैक्ट लेंस जो वियर करते हैं उनमें होता है, और एकैंथो अमीबा में दिखता है। ठीक है, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो अगर बैक्टीरियल है, क्या है, बैक्टीरियल है तो ट्रॉपिकल 4th जनरेशन फ्लोरोक्विनोन देंगे। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या, 4th जनरेशन फ्लोरोक्विनोन। इसमें क्या क्या आएगा, मॉक्सिफ्लोक्सासिन और कौन सा, तो गतिफ्लोक्सासिन हम देते हैं। फ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोन का मेन होता है निमोनिक्स। और फंगल में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा, तो टॉपिकल नाटामाइसिन। ठीक है, जब वायरल की बात करते हैं तो वायरल में दिया जाता है या तो एसाइक्लोविल दिया जाएगा या फिर फेमिसाइक्लोविल या वालासाइक्लोविल देते हैं। एकैंथ अमीबा की बात करते हैं तो इसमें हम देते हैं PHMB। अब ये क्या होता है, पॉलीहेक्सा मिथाइलिन बाइग्वानिडा। ठीक है, अब पेन के लिए हम क्या देंगे, तो पेन के लिए हम देंगे साइक्लोप्लीजेसिक। क्या देंगे, साइक्लोप्लेजिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या देंगे, तो एट्रोपिन देंगे या होम एट्रोपिन देंगे। कॉर्नियल अल्सर के लिए मैंने बता दिया ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया, फंगल, वायरल, एकैंथ अमीबा का। पेन के लिए हम देते हैं साइक्लोप्लेजिक्स। ठीक है, अब आते हैं नन हीलिंग अल्सर, जो हील नहीं हो सकता अल्सर, उसके लिए। तो उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले कौन सा अल्सर की हम बात कर रहे हैं, नन हीलिंग अल्सर, वो तो हील हो जाएगा। तो नन हीलिंग अल्सर जिसका जो मेन कॉज होता है ना, डायबिटिक मेलिटस। मोस्ट कॉमन क्या होता है, अनकंट्रोल डायबिटिक मेलिटस। दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग डायग्नोसिस। तीसरा फॉरेन बॉडी का इंसरेशन हो जाना। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो अगर परफोरेशन हो गया है तो हम तो केराटोप्लास्टी करेंगे, अगर परफोरेशन हो गया है तो। ठीक है, और क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट फॉर परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर, केराटोप्लास्टी। और अगर परफोरेशन लेस देन 2 mm है तो हम करेंगे क्या, तो साइनो स्पेलिंग लिखते हैं, क्या करते हैं, साइनो CYANO साइनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लीजिए, CYANO साइनो, ACRYLATE। क्या है ये, साइनो एकाइलेट ग्लू। ये एक बायोलॉजिकल ग्लू है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में। चलिए अब पढ़ते हैं कॉर्नियल डिस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, एक होता है एट्रोफी जिसमें डेवलपमेंट ही नहीं होता है। डिस्ट्रोफी डेवलपमेंट होता है लेकिन कोई न्यूट्रिशनल कारण या कुछ कारण के कारण वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो हमारा कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है ये कंजेनाइटल है, मतलब जन्म लेते समय होता है। ये दोनों आँख में होता है, बाइलेटरल है। इसमें क्या होता है, तो ओपासिटी होता है, देखिए पिक्चर देख रहे हैं, ओपासिटी हो रहा है। और ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है, और ये होता है ना नॉट बिटवीन एनी सिस्टमेटिक कंडीशन, ये सिस्टमेटिक कंडीशन के कारण भी नहीं होता है। इसका 3 टाइप है, पहला है एपिथेलियल, दूसरा है स्ट्रोमल, तीसरा है इंडोथेलियल। मतलब 3 जगह ये डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो एपिथेलियम में, स्ट्रोमा में या इंडोथेलियम में। अगर जब हम स्ट्रोमल डिस्ट्रोफी की बात करें तो इसका 3 टाइप होता है। ठीक है, स्ट्रोमल डिस्ट्रोफी का 3 टाइप होता है, पहला ग्रैनुलर, दूसरा लैटिस, तीसरा मैकुलर। ये जो ग्रैनुलर है या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, लैटिस ऑटोजोमल डोमिनेंट है, लेकिन जो मैकुला है वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। तीनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आते हैं ग्रैनुलर में। इसमें क्या होता है ना,
ब्रेड या कैसा होता है, पॉपकॉर्न लाइक का ओपासिटी होता है। लैटिस में आते हैं तो इसमें आपको लाइन लाइक कॉर्निया ओपासिटी दिखेगा, ठीक है। और जब मैकुला में आते हैं तो डिस्क्रीट वाइट डिफ्यूज ओपासिटी दिखेगा। देखिए ये वाला जो लग रहा है ये पॉपकॉर्न लाइक लग रहा है, तो ये ग्रेनुलर होगा। यही इसमें इस तरह से लाइन आ गया तो क्या हो जाएंगे, ये लैटिस हो जाएगा। और मैकुलर कैसा, तो डिस्क्रीट या डिफ्यूज वाइट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैकुलर। और क्या होता है, तो ग्रेनुलर में मेनली लिम्बस क्लियर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैटिस में भी लिम्बस क्लियर रहता है, लेकिन मैकुला में लिम्बस क्लियर नहीं होता है, ठीक है। ग्रेनुलर में मेनली क्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, ये लैटिस में क्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैकुलर में कोई भी क्लियर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम ग्रेनुलर का ट्रीटमेंट की बात करें तो केराटोप्लास्टी, ये लैटिस के ट्रीटमेंट की बात करें इसमें भी केराटोप्लास्टी, मैकुलर तो इसमें भी केराटोप्लास्टी। लेकिन जो मैकुलर डिस्ट्रोफी है ना, इसमें मैक्सिमम केराटोप्लास्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आते हैं एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी में। इसमें क्या होता है, केराटोकोनस। केराटोकोनस होता क्या है, इसमें मेनली क्या होता है, ये एक स्लो प्रोग्रेसिव लगातार बढ़ रहा है, नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन नहीं होता है, पारा एक्जियल स्ट्रोमल टाइनिंग है। इसका क्या मतलब है कि पारा एक्जियल कहने का क्या मतलब है, प्यूपिल के नीचे, इन्फीरियर टू द प्यूपिल। ये क्या होता है, कॉर्निया धीरे धीरे छोटा होता है, छोटा नहीं पतला होता है। जैसा कि आपको पता है कॉर्निया में 5 लेयर होते हैं, A, B, C, D, E। एंटीरियर एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, कॉर्निया स्ट्रोमा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। जिसमें जो कॉर्निया स्ट्रोमा होता है वो सबसे थिक होता है, 90% थिकनेस होता है पूरे कॉर्निया का। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसका थिकनेस कम होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, केराटोकोनस कहते हैं। ये इसका अगर एक टर्म दिया जाए तो इसको कहते हैं कॉर्नियल इक्टेसिया, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है कि कॉर्निया का जो कोनिकल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही थिन हो जाएगा, ठीक है। फिर से कॉर्निया का जो कोनिकल पार्ट है वो एपेक्स पे बहुत ही थिन हो जाएगा और बाकी जगह नॉर्मल थिकनेस रहेगा। इसी को हम इक्टेसिया कहते हैं। ये मेनली कहाँ पे सीन होता है, तो ये मेनली फीमेल में देखा जाता है, 20 से 30 साल के फीमेल में। और ये फ्रिक्वेंटली क्यों होता है, बार बार हम जो ग्लासेस को चेंज करते हैं ना उसके कारण होता है, ठीक है। अगर इसको इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में क्या हो सकता है, आइसोलेटेड ऑकुलर कंडीशन या वर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, लेबर कंजक्टियल एमोरोसिस, सिस्टेमेटिक कंजक्टिव डिसऑर्डर, ये सब के कारण हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है, आप बहुत बार कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं वो भी रिगिड, आई को बार बार रब कर रहे हैं विगरसली, या एटोपिक हिस्ट्री है, ठीक है। पैथोलॉजी में क्या है कि इसके सभी लेयर अफेक्टेड होते हैं। मोस्टली जो हमारा स्ट्रोमा है वो, इसमें वुमेन्स के लेयर भी रप्चर होता है, आयरन डिपोजिशन हो जाता है इपिथेलियल सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, फीचर रिंग कहते हैं, ठीक है। अगर फीचर रिंग देखना है तो इसमें मेनली स्टार्टिंग से बताती हूँ, इसमें मेनली 3 तरह का आपको साइन देखना पड़ेगा, मिलेगा 4 तरह का साइन। पहला जो है उसको कहते हैं मूनसन साइन। इसमें मेनली क्या होता है, इंडेंशन ऑन लोअर आईलिड। इंडेंशन क्या हो जाता है, लोअर आईलिड में हो जाता है। अब ये कैसे होता है, जब आप नीचे देखिएगा ना तो आपको इंडेंटेशन दिखाई देगा। कैसा है, चलिए पिक्चर देखिए ये क्या हो गया है, लोअर आईलिड में इंडेंटेशन हो गया। इसको क्या कहते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ लोअर आईलिड अपॉन डॉन गेज, ठीक है। ये समझ गए, इसको क्या कहते हैं, मूनसन साइन होता है।
एक और साइन होता है जिसको कहते हैं रिजुती साइन। इसमें क्या होता है ना, कोनिकल रिफ्लेक्शन हो जाता है नसल कॉर्निया में जब पेन लाइट दिखाते हैं तब। ठीक है, अब दूसरे साइन की बात करते हैं। दूसरा साइन है, उसका नाम है भोज्त स्ट्रियति। क्या, VOGT, भोज्त स्ट्रिया, STRIA। इसमें मेनली क्या होता है, वर्टिकल स्क्रैचिंग होता है। कहाँ पे, तो स्ट्रोमा कॉर्निया के स्ट्रोमा में। पिक्चर देखिए क्या हो गया है, स्ट्रेनिंग हो गया। देखिए ये सब स्ट्रेनिंग हो गया, स्क्रैचेस पड़ गए हैं। भोगत ट्रायड इज सीन इन एक्यूट क्लोजर ग्लाकोमा। ये जो भोगत है ना, ये मेनली एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के ट्रायड में से एक है। ठीक है, अगला जो है उसको कहते हैं फीचर रिंग। जो अभी बताए थे, इपिथेलियल आयरन रिंग का डिपोजिशन हो जाता है। देखिए आयरन का डिपोजिशन हो रहा है एज ए रिंग। ठीक है, चौथा एक और होता है केसर फीचर रिंग। इसमें कॉपर डिपोजिट हो जाता है डेहिसेंट मेम्ब्रेन में। ये मेनली विल्सन डिजीज में देखा जाता है। देखिए, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सारा हम देख लिए कि जितने भी इसमें साइन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉर्निया मेनली कौन शेप का हो जाता है, एज्यूम कौन शेप। मेजर चेंजेस मेनली रिफ्रैक्टिव पावर में होते हैं। एडवांस में क्या देखने को मिलता है, एडवांस केसेस में मेनली कॉर्निया में हाइड्रोप्स हो गया है। हाइड्रोप्स मतलब वाटर आ गए हैं। ये एक्यूट केराटोकोनस में देखने में मिलता है, जिसमें बेसमेंट लेयर क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण सेंट्रल स्ट्रोमा में इदीमा आ जाती है। ठीक है, और जिसके कारण कॉर्निया में सीवियर स्कार हो जाता है। क्लिनिकल फीचर तो ये दोनों आई में होगा। ठीक है, 10 से बिगिन कब से होगा, 10 से 20 साल में, और मेनली ज़्यादा कब होता है, 20 से 30 साल में स्टार्ट हो जाता है। 10 से 20 साल, क्योंकि ये स्लोली प्रोग्रेसिव है ना। इससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारा विजन कम होते जाता है, डिस्टॉर्शन स्टार्ट होता है, ग्लेयर हो जाते हैं, कोई भी लाइट के ऊपर ऐसे रिंग जैसा दिखाई देता है। विजुअल लॉस मेनली कैसा होता है, तो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ कॉर्निया स्कारिंग। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे इरेगुलर एस्टिग्मेटिक केराटोमेट्री से। आपको मैंने एस्टिग्मेटिक का अलग वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कंप्यूटर असिस्टेड वीडियो केराटोग्राफी से करेंगे। ठीक है, अदर फाइंडिंग जो अभी जितने भी साइन दिखा है वो दिखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या आ सकता है, तो सिंपल में अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस, कॉर्निया हाइड्रोप्स और चेस्ट एक्सरे होगा। तो चलिए देख, अगर मेन स्टेज ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो वो होता है रिगिड ग्लास परमिएबल तो कॉन्टैक्ट लेंस। मतलब कॉन्टैक्ट लेंस है जो इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब उसका जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इसमें मेनली यूज नहीं करते, ये याद रखिएगा। इसमें कैसा, सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस या रिगिड गैस परमेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कॉर्निया हाइड्रोप्स ये मेनली याद रखिएगा किसका है, केराटोकोनस, जिसमें क्या होता है, स्ट्रोमा पतला हो जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाएगा, तब हम कॉर्निया हाइड्रोप्स यूज करेंगे या इसका ट्रीटमेंट करेंगे केराटोप्लास्टी के द्वारा। ठीक है, चेस्ट एक्सरे कब करेंगे, जब कॉर्निया कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विथ रिबाफ्लाविन न्यूरोमोडलिटी। ये जो ट्रीटमेंट है ना चेस्ट एक्सरे वाला C3R, ये नया है, नया भी आया है। ये मेनली जो प्रोग्रेस करता है उसको स्टॉप कर देता है, कॉर्निया के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, ये किया कैसे जाता है, तो UV रेडिएशन के द्वारा, उसके साथ साथ राइबोफ्लाविन भी दिया जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर कह रहा है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो कॉर्निया हाइड्रोप्स के द्वारा। ठीक है, और कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं जिसमें पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी आता है। ठीक है, इसके साथ ये हमारा केराटोकोनस समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे बुलस केराटोपैथी, कॉर्निया एब्रेशन। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जो हल्का छिल जाता है ना, जैसे कि
नाखून उखून लग जाता है, उसी को हम अब्रेशन कहते हैं। तो इसमें जो डिफेक्ट होता है ना, वो सिर्फ इपिथेलियल लेयर तक होता है, बोमस मेम्ब्रेन तक नहीं जाता है। ये मोस्ट कॉमन आई इंजरी में आता है। ये जितना जल्दी होता है उतना ही जल्दी ये सही हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एब्रेशन ही तो हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई भी दाग ये सब नहीं रहता है। इटियोलॉजी क्या है, जैसे कि कोई भी आप टाइप का आप लेंस पहन रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, जिसके कारण क्या होता है, मल्टीपल अब्रेशन हो जाता है सेंट्रल कॉर्निया पे। एपिथेलियल डिजीज जैसे कि ड्राई आई हुआ है, फिजिकल या केमिकल ऑकुलर इंजरी जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी आ गया आईलिड के अंदर, तो इसके कारण कॉर्निया अब्रेशन हो सकता है। तो नॉर्मली जो कॉर्निया एपिथेलियम सेल होता है वह अपने आप को सेद करते रहता है कंटिन्यूसली। कैसे? तो टियर फिल्म के द्वारा, और अपने आप को रिप्लेनिश करते रहता है, क्योंकि आपको पता है एपिथेलियम में मेनली 3 सेल होते हैं, बेसल सेल, विंग सेल और सरफेस सेल। बेसल सेल से स्टार्ट होता है डिवीजन, फिर वो जाता है विंग सेल में, फिर वो जाता है सरफेस सेल में, और वहाँ जाके अपने आप को स्लप अप कर लेता है टियर फिल्म के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को कंटिन्यूसली रिप्लेनिश करते रहता है। एंटीरियर फ्रॉम बेसल एपिथेलियम लेयर से सेंट्रली फ्रॉम लिम्बस, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये जो एंटीरियर होता है ना, वो जल्दी जल्दी बनता है, 7 से 10 दिन लगता है, लेकिन जो सेंट्रली फ्रॉम लिम्बस से होता है वो स्लो होता है, और इसमें मंथ भी लग जाते हैं। जो लिम्बल डैमेज होता है वो उसका मेन कारण क्या है, तो डिले हीलिंग। जो हीलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना, और एक बार ये एब्रेशन हो जाए फिर भी बार बार होना, ठीक है। कॉर्निया में वेस्कुलाइजेशन होना, उसके बाद कंजक्टिवा में एपिथेलियल सेल का इन ग्रोथ होना। सिम्टम क्या है, वही ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन बॉडी आई में आया हुआ है। शार्प पेन होंगे जो मेनली लीड के मूवमेंट से बढ़ेगा। लाइट सेंसिटिव हो जाएगा हमारा आई, मतलब लाइट में ओपन नहीं होगा। टीयरिंग आंसू आएंगे। सरकम कॉर्नियल कंजक्टिवा इंजेक्शन के कारण भी ये होता है, ऐसा लगता है कि कोई इंजेक्शन दे रहा है। आईलिड में स्वेलिंग हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो स्लिट लंप एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस करेंगे, फ्लोरोसेंस स्टेनिंग करके। इसमें मेनली टेट्राकेन ड्रॉप यूज करते हैं, जिसके कारण बर्निंग होता है, पेन रिलीफ होगा, ठीक है। क्लोज फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें क्या है होता है कि जितने भी कॉर्निया अल्सर है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, वो स्टार्ट होता है अब्रेशन से ही, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर अब्रेशन वेजिटेबल मेटल से हुआ है तो ज़्यादा रिस्क होता है फंगल अल्सर का, और अगर कॉन्टैक्ट लेंस से हुआ है तो ज़्यादा रिस्क होता है सीडोमोडल या अमीबिक केराटिटिस का, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन, और सीवियर अगर पेन हो रहा है तो ओरल एनसिड या सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके साथ क्या क्या किया जाता है, तो जो ये ज़्यादा यूज करते हैं ना कॉन्टैक्ट लेंस को, उनको कहा जाता है कि आप कुछ दिन यूज कम कीजिए, ठीक है। आई में पैच लगा दिया जाता है जिसमें आए, ताकि वो ज़्यादा ओपन ना हो, ठीक है। पैचिंग शुड नॉट बी परफॉर्म इन द हाई। अब ये पैचिंग किस में नहीं कर सकते हैं, तो जिनमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे कि जो कॉन्टैक्ट लेंस वियर करते हैं, या जिनको ट्रॉमा हुआ है वेजिटेबल मेथड से, जैसे कि फंगल अल्सर से। एब्रेशन शुड हील इन 48 आवर्स। जो एब्रेशन हुआ है ना, वो 48 आवर्स में सही हो जाना चाहिए। अगला क्या है, सुपरफिशियल पंक्चेट केराटिटिस। केराटिटिस मतलब तो आपको पता है इन्फ्लामेशन इन कॉर्निया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्कैटर्ड फाइन पंक्चेट लॉस ऑफ कॉर्निया एपिथेलियम। पंक्चेट मतलब कुछ एकाएक, जैसे टायर पंक्चर होता है ना, वैसे ही। सुपरफिशियल कह रहा है तो इसमें तो एपिथेलियम ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसका इटियोलॉजी क्या होता है, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफाराइटिस, केराटाइटिस सिक्का। केराटाइटिस सिक्का के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। ट्राकोमा, यूवी एक्सपोजर जिसको हम कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, कॉन्टैक्ट लेंस ओवरवियर। ड्रग किस कारण से होता है, तो टॉपिकल या सिस्टमेटिक एडेनिन अराबिनोसाइड, ये सब मेनली यूज होता है। इस सब के कारण मेनली ये सुपरफिशियल पंक्चेट केराटिटिस होता है। सिम्टम, फोटोफोबिया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आँख से आंसू आना,
कंजक्टिवा में ब्लड दिखना और विजन का डिक्रीज होना। मल्टीपल इरोजन अगर सेंटर पे होगा ना तो मल्टीपल अगर कॉर्निया के सेंटर पे मल्टीपल इरोजन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस फिट कर रहे हैं, टाइट कॉन्टैक्ट लेंस फिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण ये हो रहा है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स में क्या है, तो ड्राई आई डिजीज फ्लोरोसेंस में जो पंक्चुएट होता है वो इस तरह का दिखता है। कैसा है, फ्लोरोसेंस स्टेनिंग सो मेनी पंक्चुएट एपिथेलियल लेसन। देखिए आपको बहुत सारा लेसन दिख रहा होगा जो मेनली स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ म्यूकस अधेरेंस है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से करके। अब ये क्या है, ये मेनली वही लेसन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर एंडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। मेनली ये रिजॉल्व हो जाता है अपने आप 3 वीक में। यूवी एक्सपोजर के कारण हुआ है तो वो उसमें केराटिटिस हील हो जाता है 24 आवर्स में। शॉर्ट एक्टिंग के लिए हम साइक्लोप्लेजिक, सिस्टमेटिक एनाल्जेसिक और पैचिंग कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। कॉन्टैक्ट लेंस ओवरव्यू से हुआ है तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज करेंगे। पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस, इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम मार्जिनल केराटोलाइसिस। लाइसिस मतलब कॉर्निया का ब्रेकडाउन। पेरिफेरल रिमेटॉइड अल्सरेशन, मेनली इसमें 2 चीज़ें पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है या अल्सरेशन होता है, सेंटर में नहीं, पेरिफेरल पार्ट में। जैसे कि ये हमारा कॉर्निया है तो इसके सेंटर में कुछ नहीं होता है, पेरिफेरल पार्ट में मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है। ये मेनली एसोसिएटेड होता है एक्टिव कोलाजन वेस्कुलर डिजीज से, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस। इसमें विजन डिक्रीज हो जाता है, फोटोफोबिया होता है, फॉरेन बॉडी जैसा सेंसेशन होता है। तो पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया में होता क्या है, तो यहाँ पर ओपासिफिकेशन हो जाता है। तो ओपासिफिकेशन में क्या क्या होगा, तो WBC होंगे, अल्सर होगा, जो मेनली जब फ्लोरोसेंस करवाएंगे तो ग्रीन दिखेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका 2 पार्ट, जो मार्जिनल था और जो पेरिफेरल रिमेटॉइड अल्सरेशन था। जो मार्जिनल रिमेटॉइड कॉर्नियल अल्सर है वो मेनली देखिए इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो पेरिफेरल पार्ट में है वो मेल्ट करने लगता है बिना कोई इन्फ्लामेशन का, और ये विजुअल होता है स्लिट लंबी में। यहाँ पर देखिए कॉर्निया में हो रहा है, ठीक है। अगला पिक्चर क्या है, कॉर्निया अल्सर, जिसको रूमेटिक पॉलीअर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें मेनली ब्लैंड क्रोनिक कॉर्निया अल्सर दिखने को मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें ये डेस्मेटोसीली भी रहेगा। इसमें कॉर्निया भी मेल्ट करेगा लेकिन कोई भी सेलुलर इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, जैसे कि WBC ये सब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं केराटो कंजक्टिवाइटिस सी का मतलब क्या है, कि ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें कॉर्निया भी इफ़ेक्ट हो और हमारा कंजक्टिवा भी इफ़ेक्ट हो। इसका दूसरा नाम ड्राइनेस सिंड्रोम भी है। कौन सा सिंड्रोम, ड्राइनेस सिंड्रोम, ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है, तो इसमें हमारा जो कंजक्टिवा है या कॉर्निया है ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो हमारा जो एक्वस टीयर है वो कम प्रोड्यूस हुआ हो, या जो प्रोड्यूस हुआ हो वह इवापोरेट कर गया हो, ठीक है। तो जो इवापोरेटिव केराटो कंजक्टिवाइटिस सी का है वो मेनली एक्सेस टीयर लॉस के कारण होता है। किसके कारण, एक्सेस टीयर लॉस, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि वेपोराइजेशन हो जाता है, जो भी टीयर प्रोड्यूस हो जाता है होता है, क्योंकि ये जो टीयर का क्वालिटी है ना वो बहुत ही पुअर होता है। और पुअर कहने का क्या मतलब है, इसमें म्यूसिन का डिफिशियंसी होता है, जिसको मेनली कहते हैं विटामिनोसिस ए, ठीक है। और क्या होता है, इसमें म्यूसिन कहने का क्या मतलब है कि जो ऑयल लेयर है ना वो इनएडिक्वेट होता है, ठीक है, जिसके कारण इवापोरेशन बढ़ जाता है। अब आप देखिएगा कि एक टर्म आता है ड्राई आई सिंड्रोम। ड्राई आई सिंड्रोम और जो हमारा केराटो कंजक्टिवाइटिस का है, क्या दोनों एक है, हाँ,
ड्राई आई सिंड्रोम या डिजीज और केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का या केराटिटिस सिक्का सब क्या है, एक दूसरे का अल्टरनेटिव नाम है। इसमें क्यों इसमें होता क्या है, तो टीयर में मल्टीफैक्टोरियल डिजीज आ जाते हैं, जिसके कारण ये मेनली हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या ये एक सिंड्रोम है जिसका नाम लिखती हूँ, जो ग्रेन सिंड्रोम। क्या इससे रिलेटेड है ये हमारा केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का? तो हाँ, मेनली जो सोजन सिंड्रोम है ना, इसमें क्या होता है, सीवियर एक्वस डिफिशिएंट ड्राई आई होता है। मतलब नॉर्मल नहीं है, सीवियर केस जब पहुंच जाए ना, देखिए यहाँ पे है, जब सीवियर केस हो जाए ना, तब मेनली ये सोजन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको दूसरा टर्म में हम कह सकते हैं डिसफंक्शन और लॉस ऑफ म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कंजक्टिवल ग्लोबुलर सेल, जो पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं पीपीटी से। क्या है ये जो हमारा केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का है, इसमें मेनली हमारा आई ड्राई हो जाता है। ये क्रोनिक है, धीरे धीरे होता है, दोनों आँखों में होता है और मेनली कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों को अफेक्ट करता है। होता क्यों है, या तो एक्वस फ्लूइड कम प्रोड्यूस होगा, या जो प्रोड्यूस होगा वो इवापोरेट कर जाएगा। कम प्रोड्यूस क्यों होगा, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है आइडियोपैथिक कंडीशन, आइसोलेटेड आइडियोपैथिक कंडीशन। दूसरा अभी बताए थे सोजन सिंड्रोम। तीसरा क्या है, तो लैक्रिमल डक्ट में स्कार हो जाना। ये क्यों हो जाएगा स्कार, तो या तो कीका ट्राइकियल फेम्पिगॉइड के कारण, या स्टेवन जोन्सन सिंड्रोम के कारण, या ट्राकोमा के कारण। ठीक है, या जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो डैमेज हो जाएगा। अब डैमेज कैसे होगा, ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज के कारण, लोकल रेडिएशन थेरेपी के कारण, या फैमिलियर डिसऑटोनोमिया के कारण। ठीक है, दूसरा क्या है, इवापोरेट हो जाता है। तो आपको पता है जो हमारा म्यूसिन है ना, जो मेनली ऑयल लेयर है, वो टीयर को इवापोरेशन से बचाता है। तो उसकी कमी हो जाने के कारण मेनली इवापोरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो ईचिंग होगा, बर्निंग होगा, लाइट में आई ओपन नहीं होगा जल्दी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, ग्रीटी सेंसेशन होगा, ऐसे अंदर में कुछ गर रहा है, आई के अंदर प्रेशर फील होगा। ये सब होता क्यों है, तो ये सब क्योंकि टीयर सही से नहीं हो पा रहा है। पेशेंट ब्लिंकिंग क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ब्लिंकिंग में होता क्या है, एक बार जब हम ब्लिंक करते हैं इसका मतलब पूरे हमारे आई का सफाई हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, हमारे कंजक्टिवा में ब्लड देखने को मिलेगा। कैसा, तो स्कैटर्ड फाइन पंक्चेट लॉस ऑफ कॉर्निया का, जिसको सुपरफिशियल पंक्चेट केराटिटिस कहते हैं, अभी पढ़ा था है, या कॉर्निया एपिथेलियम में होगा। ये मेनली कब होता है, तो दो कारण से होता है, अभी बताया ऊपर, या तो एक्वस टीयर डिफिशिएंट होगा या इवापोरेटिव होगा। अगर एक्वस टीयर डिफिशिएंट होगा तो कंजक्टिवा ड्राई दिखेगा, लस्टरलेस, ऐसा लगेगा कोई जान ही नहीं है। और अगर इवापोरेटिव होगा तो टीयर तो जितना प्रोड्यूस होना चाहिए होगा, लेकिन वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब कि आईलिड के मार्जिन में फोम बनेगा। ठीक है, और ये मेनली एसोसिएटेड होता है ब्लेफाराइटिस, मतलब आईलिड के इन्फ्लामेशन, या एक्ने रोजासिया में। ठीक है, इसमें जो विजन है वो डिक्रीज नहीं करता है, रेयरली ही करता है, लेकिन आई बहुत इरिटेटेड हो जाता है। सिम्टम एग्रीगेट कैसे करेगा, तो आप लगातार देखने का इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, इरिटेशन हो रहा है फिर भी आप करे जा रहे हैं, तो ये मेनली क्या करता है, हमारे केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का को बढ़ा देता है। इसलिए जब आपको ऐसे आई में इरिटेशन हो, ऐसा लगे कि फॉरेन बॉडी हो, तो रेस्ट कर लेना चाहिए। लोकल इन्वायरमेंट, जैसे कि आपका एरिया डस्टी हो, स्मोकी हो, ड्राई हो, तो क्या हो सकता है, ये बढ़ सकता है। कुछ ड्रग हैं जैसे कि आइसोट्रिटिनियन, ट्रांसक्यूलाइजर, डायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, कंट्रासेप्टिव, ये सब क्या कर सकते हैं, हमारे ये केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिम्टम इम्प्रूव कहाँ होता है, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट होगा।
तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे मेनली जो टीयर मेनिस्कस है लोअर आईलिड पे उसको कम करके, और ये मेनली होता है स्लिंट लैंप एग्जामिनेशन पे। तो इसमें कैसे करेंगे? तो दो तरीका है। अगर एक्वस टीयर डिफिशियंसी हो गई है, माने टीयर कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम करेंगे कौन सा टेस्ट? तो ये वाला क्या है, सीरमर टेस्ट। और अगर इवापोरेटिव है तो करेंगे टीयर ब्रेकअप टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, तो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रिप यूज करेंगे फिल्टर पेपर का, बिना कोई टॉपिकल एनेस्थेसिया का, और इसको प्लेस करेंगे कहाँ पर? तो मिडिल और लेटरल थर्ड ऑफ द लोअर लीड पे, ठीक है। अब जब मान लीजिए कि आप एक लीजिए क्या फिल्टर पेपर, उसको आपने ये मिडिल और लेटरल थर्ड लोअर लीड पे आप प्लेस कर दीजिए। अगर ये जो पेपर है वो वेट कर गया 5 मिनट के बाद, लेकिन पेपर कितना लेस देन या इक्वल टू 5 mm वेट किया, ये कंफर्म करता है कि क्या है, एक्वस टीयर डिफिशियंसी है, क्योंकि नॉर्मल में कितना वेट करना चाहिए, ग्रेटर देन 15 mm, ठीक है। ये समझ में आ गया? मतलब एक इसका मतलब कि हम एक पेपर लेते हैं, उसको आई में लेटरल 1/3 रखते हैं, ठीक है, लेटरल 1/3 लोअर आईलिड के, और अगर पेपर ग्रेटर देन 15 mm भींग गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल उसका एक्वस टीयर होगा। लेकिन अगर लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5 mm पेपर वेट किया है, इसका मतलब कि एक्वस टीयर कम प्रोड्यूस हो रहा है। अब इवापोरेटिंग केसीएस कैसे हम देखेंगे? तो टीयर ब्रेकअप टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है ना कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ हाई कंसनट्रेटेड फ्लोरोसेंस क्या होता है, हमारे आई में डाला जाता है, ठीक है, ताकि जो हमारा टीयर फिल्म हो वो विजुअल हो सके। अब देखेंगे कि जो प्रोड्यूस हो रहा है टीयर, उसका क्या हो रहा है, एक्सीलरेटेड रेट ऑफ लॉस ऑफ, कितना जल्दी वो लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्लोरोसेंस है वो भी लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इवापोरेटिव केसेस देखते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करो तो आर्टिफिशियल टीयर लगाएंगे अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो। ये इफ़ेक्टिव होता है दोनों फॉर्म में, एक्वस टीयर डिफिशियंसी में भी और इवापोरेटिव केसीएस में भी। इसमें क्या होता है, मोर विस्कस आर्टिफिशियल टीयर यूज किया जाता है, जो मेनली यूजफुल होता है इवापोरेटिव में, क्योंकि उसमें म्यूसिन कम प्रोड्यूस होता है। आर्टिफिशियल टीयर ऑइंटमेंट यूज किया जाता है, जो मेनली नॉक्टर्नम लोगोप्थेल्मोस है, रात में सोते समय यूज करना चाहिए, नहीं तो ह्यूमिडिफायर यूज करेंगे, ह्यूमिड नेचर बनाएगा, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं? तो जो नेसोरेक्लिवल पंक्चम है उसको ऑक्लूड करके, पास से टालसो हाफी करके, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है फाइसेंटुलर केरातो कंजक्टिवाइटिस। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि आई में कहने का क्या मतलब है, अगर केरातो कंजक्टिवाइटिस है मतलब कॉर्निया और कंजक्टिवा का बात हो रहा है, वहाँ पर नोडुलर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी को हम कहते हैं सेंटुलर्स, ठीक है। ये होता क्यों है? तो कोई आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गया, उसका आप ट्रीटमेंट नहीं किए, तो इसी कारण ये होता है, डिले हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के कारण हुआ है। मेनली वो अननोन एंटीजन कोई भी हो सकता है, मायोबैक्टीरियम, क्लैमीडिया, स्टेफाइलोकोकल प्रोटीन, जो मेनली प्राइमरी सीबोरिक ब्लेफराइटिस में देखने को मिलता है। यह मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, लेकिन ये यूएसए में कॉमन नहीं है। ये जो फाइसेंटुलस है ना, ये एक क्रॉप ऑफ स्मॉल येलो ग्रे हार्ड 1 से 3 mm नोड्यूल्स है, जो मेनली सराउंडेड बाई होता है हाइपरेमिया, मतलब ब्लड वेसल से। पिक्चर देखना चाहिएगा, देखिए यही हमारा, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा नोड्यूल्स है, ठीक है। ये मेनली कहाँ पर होता है? तो लिम्बस, कॉर्निया या बल्बल कंजक्टिवा में होता है। ये अल्सरेटिव है, अल्सर के कारण भी होता है, लेकिन ये हील हो जाता है विदिन 1 to 2 वीक। इसमें कोई भी स्कार नहीं होता कंजक्टिवा में, और इसमें क्या होता है, कॉर्निया ओपासिटी होता है या वेस्कुलाइजेशन। इसके साथ साथ आपको विजन लॉस भी देखने को मिलेगा। जब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसमें क्या था कि अपने से ही हो जाता है, और कभी कभी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीबायोटिक कम्बिनेशन देना पड़ता है। अगला है इंटरस्टिशियल केराटिटिस, इसको पेरेनकाइमेटस केराटिटिस भी कहा जाता है। इसमें मेनली होता क्या है?
तो ये एक क्रोनिक है, ये अल्सर के कारण नहीं होता है, कोई भी इसमें ये सेरेब्रल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें नन अल्सरेटिव नन सुपरेटिव मतलब पस प्रोड्यूस करने वाला नहीं, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पे, डीप कॉर्नियल लेयर, कॉर्निया का 5 लेयर होता है, तो ये ऊपर वाला लेयर को मैक्सिमम जो अभी तक देखे वो उसमें ऊपर वाला लेयर अफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें डीप कॉर्नियल लेयर इफेक्ट होता है। इटियोलॉजी क्या है, जो लीडिंग कॉज है वो है साइफिलिस। क्या, साइफिलिस। ये एक कंजेनाइटल डिजीज है जो मेनली लेट फाइंडिंग होता है चाइल्ड में, और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड क्यों, तो इम्यूनो मेडिएटेड रिएक्शन के कारण, जो इम्यून सिस्टम के कारण होता है। ठीक है, और तो इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन है तो कोई अननोन चीज़ के लिए होगा, तो कौन सा वो अननोन एंटीजन है, तो ट्रिपोनिमल एंटीजन। ये भी यूएसए में अनकॉमन है। दूसरा जो सिंड्रोम है जो इसका इटियोलॉजी है वो है कोजन सिंड्रोम। कोजन सिंड्रोम में आप ट्रायाद देखिएगा, एक तो होता है इंटरस्टिशियल केराटिटिस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वेस्टिबुलो ऑडिटरी डिजीज, और तीसरा ऑटोइम्यून वेस्कुलरिटिस। तो इसलिए ये एक कॉज हो सकता है। और लाइम डिजीज, इप्सन वार, हर्पिस वायरस इन्फेक्शन, टीवीसी और लेप्रोसी, ये सब इसके इटियोलॉजी हैं। तो साइन और सिम्पटम क्या दिखेंगे, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब ये नहीं समझिएगा कि बच्चे को क्या हो रहा है, लाइट सुनने डर लग रहा है, दूर भाग रहा है, नहीं, उनको लाइट में आई ओपन करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पेन होगा, आँख में आंसू आएंगे, ग्रेजुअली विजन लॉस, धीरे धीरे विजन लॉस होगा। ठीक है, ये लेसन मेनली बिगिंस होता है डीप कॉर्निया स्ट्रोमा में। इसमें कोई भी इपिथेलियम या इंडोथेलियम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में इंटायर कॉर्निया डेवलप हो जाता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस में। देखिए पिक्चर देखिए, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस में हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, इसमें मेनली न्यू ब्लड वेसल्स भी ग्रो करने लगते हैं लिम्बस एरिया में। लिम्बस एरिया तो आपको पता है ना, देखिए ये वाला पार्ट लिम्बस, देखिए कॉर्निया है ना, कॉर्निया को जैसे घेरा हुआ रहता है उसको लिम्बस कहते हैं। आपको लिम्बस का एनाटोमी भी बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल लिम्बस के चारों तरफ होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑरेंज रेड एरिया, जिसको सैल्मन पैच ऑफ हुस्सिनसन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ वेसल तो रिग्रेस कर जाते हैं, लेकिन उसका जो रेमनेंट रह जाता है ना उसको घोस्ट वेसल कहते हैं। वो मेनली आपको देखने को मिलेगा कॉर्निया में। ठीक है, प्रोग्रेसिव कॉर्निया क्या होगा, थिन हो जाएगा, जिसके कारण परफोरेशन होने का डर है। और क्या होगा, तो इसमें मेनली यूवाइटिस, यूविया में इन्फ्लामेशन होगा। आपको पता है यूविया में मेनली 3 चीज़ें आती है, कोराइड, आइरिस और सिलियली बॉडी। तो इन तीनों में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, नियोवेस्कुलाइजेशन होगा, मेनली ये बिगिन होता है 1 to 2 मंथ। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, टॉपिकल स्टेरॉयड देंगे, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक या एंटीवायरल एजेंट भी देंगे। बिना ट्रीटमेंट का ये इसमें परमानेंट कॉर्निया ओपेसिटी होने का डर है, जिसके कारण हमको कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। अब एक टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा जिसकी फॉर्म हर्पेटिक केराटिटिस। इसमें देखिए पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओपेसिटी हो गया है। अगला क्या है, लुइटिक केराटिसिस पैरेन्काइमेटोसा। इसमें क्लॉडी वेस्कुलाइज्ड या घोस्ट वेसल आपको कॉर्निया में देखने को मिलेगा। पहले तो ये क्लॉडनेस देखिए, वेसल्स देखिए, वेसल्स आ रहे हैं, और ये वेसल्स में मेनली क्या हो गया है, ब्लड आना बंद हो गया है, इसलिए उसका रेमनेंट दिख रहा है। ये मेनली होता क्यों है, तो कॉन्टल साइफिलिस के कारण होता है। ठीक है, अगला टर्म है केराटोमेलाइसिया, जिसका जीरोटिक केराटोसिस या जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं। इसमें जो होता है ना वो उसमें कॉर्निया हेजी ड्राई हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे जब जीरोप्थेल्मिया आ गया, इसका मतलब कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, नहीं तो प्रोटीन या कैलोरी के मेलन्यूट्रिशन में के कारण होता है। ठीक है, इसमें कॉर्निया में अल्सरेशन हो जाएगा। ये सेकेंडरी तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। और भी फाइंडिंग क्या मिलेंगे, तो इसमें लैक्रिमल ग्लैंड भी अफेक्ट होगा, मतलब आई ड्राई होंगे। विथआउट स्पॉट देखने को मिलेगा। विथआउट स्पॉट में क्या होता है, इस तरह का
स्पॉट देखने को मिलता है। ऑन द बुलबुल कंजक्टिवा, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस तो देखने को ही मिलेगा। ठीक है, देखिए यही है विदाउट स्पॉट। तब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो रहा है तो विटामिन ए देंगे, प्रोटीन और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से हो रहा है तो उसका प्रोटीन और न्यूट्रिशन सही करेंगे। ठीक है, अब बुलस केराटोपैथी, बुलस केराटोपैथी में क्या होगा, तो हमारा जो कॉर्निया है वो क्या हो जाएंगे, उसमें इदीमा हो जाएगा। तो इसमें मेनली हमारा इंडोथेलियम अफेक्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इंडोथेलियम का पहले वर्क क्या है ये समझिए। जो हमारा इंडोथेलियम होता है ना, उसको कहते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ आई, मतलब कि ये क्या करता है, हमारे कॉर्निया को साफ करने का काम करता है। एक्वस ह्यूमर इस पंप से अंदर जाता है और फिर इसी पंप के थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ कारण जैसे कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है, ये अंदर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। इसके कारण कॉर्निया में इदीमा होता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो कॉर्निया का इंडोथेलियम है उसमें फेलुअर हो जाने के कारण कॉर्निया में इदीमा हो गया है, जिसको हम बुलस केराटोपैथी कहते हैं। इसमें मेनली सब एपिथेलियम फ्लूइड फिल्ड बुला प्रेजेंट होता है, जिसके कारण विजन लॉस हो सकता है। तो इटियोलॉजी क्या होगा, तो पहला तो फूस कॉर्निया इंडोथेलियम डिस्ट्रोफी, ये मेनली बायलेटरल होता है। प्रोग्रेसिव कॉर्नियल इंडोथेलियल सेल लॉस होता है, मतलब दोनों कॉर्निया में क्या होता है, इंडोथेलियम धीरे धीरे लॉस कर जाता है। आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी कि जैसे कि हम बच्चे से बड़े होते हैं, इंडोथेलियम बचपन में ही एक बार बन जाता है, ये नहीं कि इसका सेल डिवीजन होता है। उसका जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे इसका ये नंबर घटता है। लेकिन एक नंबर होता है जिससे अगर इसका कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, इंडोथेलियम फेलुअर कहलाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है और ये कॉर्निया इदीमा हो सकता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बता दी हूँ। अगला कॉर्नियल इंडोथेलियल ट्रॉमा, इसमें क्या होता है, इंट्राओकुलर सर्जरी हुआ या मेल फंक्शन इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट हुआ तो ट्रॉमा होने का डर है इंडोथेलिया के कॉर्निया का। ठीक है, तीसरा बुला है जो रप्चर कर गया, जैसे कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन आ गया, बैक्टीरिया अंदर की ओर चला गया कॉर्नियल अल्सर में, तो बुलस केराटोपैथी हो सकता है। ठीक है, अगला है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट देंगे, जैसे कि हाइपरटोनिक सेलाइन। इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेंगे, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब न्यूरोट्रोपिक केराटोपैथी ये क्या है, तो ये मेरे न्यूरो से समझ लीजिए ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें कॉर्निया का सेंसिटिविटी कम हो जाता है, जिसको हम दूसरा टर्म कहते हैं हाइपिस्थेसिया। इसमें या तो कॉर्निया को कोई इंजरी हो गया है जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्स हो रहा है टीयरिंग का वो कम हो गया है। ये में भी अल्सरेशन या इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, या जो कॉर्निया का हीलिंग है ना वो कम हो गया है, तो क्या हो सकता है, मेल्टिंग या परफोरेशन हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, सेंसरी नर्व जो होते हैं वो इंडोथेलियम में कॉर्निया के एपिथेलियम में जो सेंसरी नर्व होते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण एपिथेलियम स्लफिंग क्या हो जाएंगे, ऑकर होगा, लेकिन बिना कोई ट्रॉमा के। सिंपैथेटिक न्यूरोमीडिएटर होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा एपिथेलियल सेल माइटोसिस है वो घट जाएगा। जब माइटोसिस घट जाएगा तो स्लफ अप हो रहा है लेकिन माइटोसिस घट रहा है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देख सकते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में मेनली हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो टॉपिकल लुब्रिकेशन देते हैं, मतलब कि आई में मॉइस्चर बना रहे, उसमें हम ये एक प्रिजर्वेटिव तरीका है जिसमें हम फ्री आर्टिफिशियल टीयर या जेल या ऑइंटमेंट देते हैं। दूसरा टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन देते हैं, मतलब कि एंटी कोलाजन लाइटिक, ये इंक्रीज करता है हीलिंग इफेक्ट को, क्योंकि एपिथेलियम डिफेक्ट के कारण हीलिंग सही से नहीं हो पाता है, तो उसको हीलिंग इफेक्ट को ये बढ़ाता है। तीसरा सर्जरी करेंगे, सर्जरी में लीड को क्लोजर ऑफ लीड करेंगे। दूसरा क्लोजर ऑफ परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है उसको सही करेंगे। तीसरा जो डीप अल्सरेशन हो रहा है उसको रिपेयर करेंगे। इसके साथ ही हमारा
ये कोर्निया में जितने भी डिजीज थे वो समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम लिम्बस लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।